अब स्टूडेंट से कांटेक्ट करने का दूसरा तरीका था एडवर्टाइजिंग। कोई स्टूडेंट या पेरेंट पहले टीवी एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की वीडियोस के जरिए बायजूस के बारे में जानने लगे और इसकी इंक्वायरी करने के बाद बायजूस के ऐप को डाउनलोड कर लिया करते थे। तीसरा तरीका था कांटेक्ट करने का डाउट सॉल्विंग। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट को समझ नहीं आता था तो वो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करता है और गूगल पर सर्च करने के बाद स्टूडेंट्स बायजूस की वेबसाइट पर लैंड कर जाते थे, क्योंकि बायजूस पहले से ही क्वेश्चंस के आंसर टेक्स्ट और वीडियो फॉर्म में अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड किया करता था। अब जैसे कोई स्टूडेंट इनके कांटेक्ट में आता था तो उसको 15 डेज का फ्री ट्रायल मिलता था इनके ऐप को यूज करने का। अब इन 15 दिनों के अंदर बायजूस इन स्टूडेंट्स का बिहेवियरल डेटा ट्रैक करता है। मान लो कि स्टूडेंट है विशाल नाम का। बायजूस विशाल को 15 दिनों में स्टडी मटेरियल देता है, पहला जिसमें एजुकेशनल वीडियोस होंगी, दूसरा जिसमें की क्विजेस होंगी। अब इस स्टडी मटेरियल के डेटा की हेल्प से बायजूस विशाल के बारे में कुछ चीजें एनालाइज करेगा, जैसे एवरेज व्यू टाइम कितना है विशाल का किसी टॉपिक पर और रिटर्निंग व्यूज कितने हैं किसी सेम टॉपिक पर, यानी कितनी देर कोई वीडियो उसने देखी। ओवरऑल ऐप पर विशाल कितना टाइम बिताता है। कंसिस्टेंसी, बायजूस ये भी चेक करता है कि कोई स्टूडेंट इन 15 दिनों में उनका ऐप रेगुलरली यूज कर भी रहा है या नहीं, कितनी बार उसने दिन में ऐप को ओपन किया। बात करते हैं क्विज़ेस की। क्विज़ेस बच्चों की परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रखती है और परफॉर्मेंस में भी इन दो चीजों को देखा जाता है। पहला एक्यूरेसी, यानी आंसर कितने सही दे रहा है कोई स्टूडेंट। दूसरा टाइम टेकन, यानी कोई स्टूडेंट कितनी देर में सॉल्व करके आंसर दे रहा है। अब जब ये सारा डेटा बायजूस के सेल्स एग्जीक्यूटिव के पास जाता है तो विशाल की एक प्रोफाइल तैयार होती है और 15 दिन के बाद सेल्स एग्जीक्यूटिव विशाल के पेरेंट्स को कॉन्टेक्ट करते हैं और अपनी सेल्स पिच डिलीवर करते हैं। इन सेल्स पिच को कोई स्टूडेंट्स किस कैटेगरी में आता है उसके अकॉर्डिंग पिच किया जाता है। अब ये कैटेगरीज आखिर क्या होती हैं वो जान लेते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट वो बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में बाकियों से इतने अच्छे नहीं होते और सेल्स एग्जीक्यूटिव इनके पेरेंट्स से यही कहते हैं कि अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये बच्चे फेल भी हो सकते हैं और शायद लाइफ में कुछ खास ना कर पाएं। दूसरी कैटेगरी में आते हैं एवरेज स्टूडेंट। ये वो बच्चे हैं जो पढ़ाई में एवरेज होते हैं, यानी ना ये बेस्ट हैं और ना ही लास्ट हैं। इसीलिए इनके पेरेंट्स से सेल्स एग्जीक्यूटिव कहते हैं अगर आपने बायजूस के कोर्स में एनरोल नहीं किया तो आपका बच्चा बाकी बच्चों से काफी पीछे रह जाएगा। ओवर अचीवर स्टूडेंट्स, ये वो बच्चे होते हैं जो बाकी स्टूडेंट के मुकाबले अपना बेस्ट करते हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव इन बच्चों से पहले ये पूछते हैं कि आखिर इन्हें बड़े होकर बनना क्या है। अगर कोई बच्चा कहता है कि उसे इंजीनियर बनना है तो बायजूस की सेल्स एग्जीक्यूटिव ये पूरी कोशिश करेंगे कि वो बच्चा जेईई के कोर्स में एनरोल कर ले। अगर किसी बच्चे को डॉक्टर बनना होता था तो ये सेल्स एग्जीक्यूटिव उसे नीट का कोर्स बेचने की कोशिश किया करते थे, यानी जिसको जो बनना होता है उसे उसी चीज का कोर्स सेल कर दिया जाता था। जैसे पेरेंट्स से कहना अगर आपके बच्चे ने हमारा कोर्स नहीं लिया तो ये आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में और बच्चों से पीछे रह सकता है। और इसी डर की वजह से इन बच्चों के पेरेंट्स सेल्स एग्जीक्यूटिव की बात से कन्विंस होकर इनका एनरोलमेंट बायजूस के कोर्स में कर लेते हैं। दूसरा रीजन जिसकी वजह से बायजूस को लॉस झेलना पड़ा वो था टॉक्सिक कल्चर। ऑफिस में नामुमकिन टारगेट्स देना, अनसस्टेबल टाइमिंग रखना, अब्यूसिव बॉसेस होना, इन्हीं सभी रीजंस की वजह से सेल्स एग्जीक्यूटिव पेरेंट्स के ऊपर कोर्स खरीदने का प्रेशर सा क्रिएट करते थे। झूठे प्रोमिसेस करना, बस कैसे भी करके वो पेरेंट्स को कोर्स बेचने का मकसद रखते थे। ये सारे इश्यूज अब धीरे धीरे पब्लिक के सामने आने लगे। सोशल मीडिया में कई पोस्ट और वीडियोस भी बनने लगी और लोग इसके बारे में बातें करने लगे। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान सबसे ज्यादा फायदा जिस इंडस्ट्री को मिला वो था ऑनलाइन एजुकेशन की। अब इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए सभी एडटेक ब्रांड्स ने ऑनलाइन एजुकेशन की मार्केट को कैप्चर करने का कंपटीशन सा शुरू कर दिया। कुछ कंपनीज ने तो स्टूडेंट्स के लिए अपने प्लेटफॉर्म को फ्री भी कर दिया था। इसके बाद साल 2020 में ही इंडियन गवर्नमेंट ने एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, यानी एजुकेशन को डिजिटल बनाने के बारे में बातें हो रही थी। इन एडटेक कंपनीज के इन्वेस्टर्स ने अंधाधुंध फंडिंग की इन एडटेक स्टार्टअप्स में। साल 2020 से 2022 में पूरे एडटेक सेक्टर को $6.65 बिलियन की फंडिंग मिली थी, जिसमें से लगभग 50% यानी $3.3 बिलियन की फंडिंग तो केवल अकेले बायजूस को ही मिली थी। यहाँ शायद बायजूस को कई सालों तक इंडस्ट्री में रहने का एडवांटेज मिला होगा। इसी वजह से इन्वेस्टर्स आंख मूंद कर बायजूस को फंडिंग पे फंडिंग दिए जा रहे थे। इससे हुआ ये कि बायजूस की वैल्यूएशन 2 गुनी नहीं बल्कि 3 गुनी हो चुकी थी, यानी $22 बिलियन तक पहुंच जाती है। इस फंडिंग से बायजूस ने कई और एजुकेशन प्लेटफॉर्म को एक्वायर करना शुरू कर दिया, जैसे कोडिंग प्लेटफॉर्म व्हाइट हेड जूनियर, K12 प्लेटफॉर्म टॉपर, हायर एजुकेशन प्लेटफॉर्म ग्रेट लर्निंग। बायजूस ने ऑफलाइन के सबसे पुराने और सबसे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट आकाश को एक्वायर कर लिया था। इतने कम टाइम में इतनी जल्दी ग्रोथ बायजूस ने अचीव कर ली थी, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रही थी। इन्वेस्टर्स की भी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस बायजूस से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिस वजह से अब कंपनी पर एक प्रेशर सा बनने लगा था कि अब तो कैसे भी करके ग्रोथ के नंबर्स बढ़ा नहीं होंगे। अब इस प्रेशर का ज्यादा असर पड़ता है कंपनी के वर्कर्स पर, जिससे सेल्स डिपार्टमेंट में टॉक्सिक कल्चर बनने लगा। बायजूस की सेल्स टेक्निक्स और मिस सेलिंग के बारे में धीरे धीरे सभी लोगों को पता चलने लगा। कंपनी के अकाउंट्स पर भी इसका असर देखने को
को मिलता है। जो एक्सपेक्टेशंस कंपनी से लगाई गई थी वो बायजूस पूरी नहीं कर पा रहा था, यानी जो ग्रोथ सोची थी वो ग्रोथ कंपनी को मिल नहीं रही थी। बायजूस के फेवर में कुछ भी काम नहीं कर रहा था। अब हुआ ये कि बायजूस ने जो लोन मार्केट से उठाया था वो लोन को चुकाने में बायजूस फेल रही, जिससे बहुत सारा कर्जा साल 2023 के एंड तक बायजूस पर आ जाता है और सभी इन्वेस्टर अब बायजूस पर प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं और बायजूस को फंड मिलना मुश्किल नहीं बल्कि अब नामुमकिन सा दिखने लगा। तीसरा रीजन स्कूल रीओपन होना, जो बायजूस के डाउनफॉल का कारण बना। वो था गलत अजम्पशन लगाना कि लॉकडाउन आने से ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग को रिप्लेस कर देगी। लॉकडाउन अब एंड हो चुका था, सभी स्टूडेंट्स स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, दोबारा से ऑफलाइन स्टडी का दौर चालू हो जाता है। अब स्टूडेंट्स थक चुके थे ऑनलाइन एजुकेशन ले लेकर और माँ बाप भी चाहते थे कि उनका बच्चा पूरे दिन एक स्क्रीन पर बैठने की बजाय रियल लाइफ इंटरेक्शन करे और वहाँ से सीखे, जिससे उनके बच्चे की हेल्थ पर कोई फर्क भी ना पड़े। इसीलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन कोचिंग को प्रेफर किया। अब यहाँ इन एटेक कंपनीज को आइडिया लग जाता है जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लॉकडाउन की वजह से उन्हें मिली थी वो अब ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। बैड फाइनेंशियल हेल्थ, जो कंपनीज बायजूस ने एक्वायर की सभी लॉसेस में जा रही थी, जैसे व्हाइट हेड जूनियर जो कि सबसे बड़ा लॉस साबित हुआ बायजूस के लिए। इनमें से केवल आकाश इंस्टीट्यूट ही है जो बायजूस के लिए प्रॉफिटेबल साबित हुआ है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुश्किलें बायजूस का पीछा नहीं छोड़ रही थी कि अप्रैल 2023 में ईडी ने बायजूस के बेंगलोर ऑफिस में रेड भी की फॉरेन एक्सचेंज के लॉ में वायलेशन की वजह से। अब इसके बाद एक चीज और होती है कि यूएस फेडरल रिजर्व ने अपनी पॉलिसीज में कुछ बदलाव किए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फेडरल रिजर्व बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करता है, जिससे हुआ ये कि जो फंडिंग इन एटेक स्टार्टअप्स को पहले मिल रही थी वो पैसे मार्केट में आना बंद हो जाते हैं। जिन्होंने बायजूस को लोन दिया था उनका भी पेशेंस जवाब दे गया और उन्होंने बायजूस के खिलाफ यूएस कोर्ट में लॉ सूट फाइल कर दिया। और अगर कोई फंडिंग देने के लिए तैयार भी हो जाता था तो अब उनकी कंडीशन एंड इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो जाता है। इसीलिए बाकी स्टार्टअप्स की तरह बायजूस मार्केट से पैसे नहीं उठा पा रहा था और दिन ब दिन बायजूस लॉस में ही जा रहा था। साल 2020 से 21 में बायजूस ने 2400 करोड़ का स्टेबल रेवेन्यू किया था और जो लॉस हुआ था वो था 4000 करोड़, यानी 2 गुना लॉस। बायजूस की वैल्यूएशन $22 बिलियन से $1 बिलियन तक नीचे गिर जाती है। अब हालत ये है कि बायजूस की वैल्यूएशन 99% तक गिर चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसका पार्ट 1 भी आपको अच्छा लगेगा। चैनल पे जाके उस पार्ट को जरूर देखना।